पहली खबर उत्तरकाशी से है। बता दें उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका काफी ज्यादा ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और ये बर्फबारी के कारण जो है काफी लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही है और 2-2 फीट तक यहाँ पे बर्फ जो है वो जमते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बर्फबारी का सीजन नहीं है और ऐसे में ये बर्फबारी लोगों को काफ़ी समस्याओं से रूबरू करा रही है, जैसे कि बिजली की आपूर्ति ना होना सही समय पे। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है वो फ़ोन के नेटवर्क भी आने बंद हो सकते हैं। ऐसे में ये बर्फबारी की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जो कि बताती है कि किस तरीके से यहाँ पे बर्फ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी फीट तक ये बर्फ जो है वो जमा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए और लोगों को कोई ना दिक्कत हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। ऐसे में उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बर्फबारी और बारिश से ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। रात्रि में लगातार गंगोत्री धाम में 3 फीट से लगभग बर्फबारी पड़ चुकी है, जिससे कि आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मौसम विभाग की जो सटीक जानकारी है वो बिल्कुल साबित नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पिछले इलाकों में पहाड़ों में भारी बर्फबारी की जो अनुमान है वो जताया था। वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में लगभग 4 फीट से ऊपर बर्फबारी पड़ चुकी है। गंगोत्री नेशनल पार्क की भी बात की जाए तो वहाँ पर गंगोत्री धाम में लगभग 4 फीट बर्फबारी पड़ चुकी है, जिससे कि वहाँ पर जो बिजली आपूर्ति है वो बिल्कुल वहाँ पर ठप हो चुकी है और पानी की भी वहाँ पर आपूर्ति बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो वहाँ पर लगभग जो वहाँ पर मंदिर कर्मचारी हैं, चाहे वो गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम है, चाहे वो नेशनल पार्क की टीम है, तमाम लोग वहाँ पर जो पानी की है उसके लिए काफ़ी मेहनत से पानी वहाँ पर कर रहे हैं। और वहीं निचले इलाकों की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं शीतकालीन प्रवास मुखवा की बात की जाए तो वहाँ पर 2 फीट से ऊपर बर्फबारी पड़ चुकी है। चाहे वो धराली की बात की जाए, चाहे वो सुखी की बात की जाए, चाहे वो हर्सिल की बात की जाए, तो वहाँ पर जो किसान हैं जो वहाँ पर सेब की बागवान करते हैं उनका साफ तौर पर खुशी चेहरे पर जरूर देखने को मिली, क्योंकि इस वर्ष काफ़ी कम देखने को मिली है। तो बर्फबारी के कारण जो सेब की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। वहीं डॉक्टर मेहरबान सिंह जिलाधिकारी ने साफ तौर पर सभी विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग अभी जो बर्फबारी के कारण बंद है, सूची से टॉप से नीचे तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो बिल्कुल बंद है। और वहीं मौसम खुलते ही बीआरओ को यहाँ पर डॉक्टर मेहरबान सिंह ने अलर्ट मोड पर रखा है। जैसे ही मौसम खुलता है तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने के लिए पूरा निर्देश दिया है। उत्तरकाशी बता दें कि खबर उत्तरकाशी से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पे बिलासपुर से खबर है, जहां तेज बारिश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पहुंचे हैं। शक्तिपीठ श्री नैना देवी कहा है कि मंदिरों के चढ़ावे का पैसा प्राचीन संस्कृत के और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु खर्च किया जाए। बारिश गहरी है, धुंध के बावजूद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पहुंचे हैं और ऐसे में बता दें कि शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी ने परिवार सहित मां का आशीर्वाद लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक पत्र निकाला है कि मंदिरों का चढ़ावा है, पैसा है, वो सरकारी कोष के माध्यम से अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक पत्र निकाला है कि मंदिरों का जो चढ़ावा है वो सरकारी कोष के माध्यम से अन्य प्रकार के विकास कार्यों में व्यय किया जाए और उस हेतु जो हमारे मंदिर हैं उनकी धनराशि वो माननीय जिलाधीश महोदय सरकारी कोष में जमा कराने हेतु। बिलासपुर से खबर है, जहां जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर, बार एसोसिएशन घुमारवी और बार एसोसिएशन झंडुता की संयुक्त बैठक का आयोजन बिलासपुर में किया गया, जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एल.आर. नड्डा को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एल.आर. नड्डा की अगुवाई में एक रोष रैली निकाली गई, केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से सरकार के इस कदम को अधिवक्ताओं पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश करार किया। अब तक सर्वविदित हो चुका है, भारत सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 में जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष का जो एडवोकेट कम्युनिटी है वो धरना प्रदर्शन कर रही है और सड़कों पे उतरने पर मजबूर हुई है। जिला बिलासपुर के तमाम वकील, बार एसोसिएशन बिलासपुर, घुमारवी और झंडूता तीनों ने मिलकर बिलासपुर जिला के लिए एक संघर्ष समिति का गठन। खबर उधम सिंह नगर से है। बता दें कि गोविंद तालुकदार को भाजपा से शक्ति फॉर्म का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर शक्ति फॉर्म के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। एक दूसरे को फूल माला पहनाकर मिष्ठान वितरण किया गया। तो वहीं गोविंद तालुकदार ने बताया कि मैं आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जितने भी कार्य शक्ति फॉर्म के लिए किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं और शक्ति फॉर्म की समस्त जनता उनका आभार व्यक्त करती है। सिडकुल जाने के लिए पुल का निर्माण कराया। शक्ति फॉर्म को नई सड़कें और तेलियापुर रोड बनाने का कार्य भी हमारे कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा ही कराया गया। हमारे साथ जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं मैं उनको साथ लेकर चलूंगा और उनके साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी सामाजिक कार्य करता रहूंगा। सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। मैं शक्ति फोरम के सभी कनिष्ठ एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं एवं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को एक जमीनी स्तर पे जुड़े हुए व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया है। इसके लिए मैं सभी नेतृत्व वर्ग को, हमारे सीनियर वर्ग को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम एवं। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में गृह सचिव शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ गढ़वाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडे, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि ऐसे कार्मिक को चिन्हित किया जाए जो अपने दायित्व का निर्वहन भली भांति नहीं करते हैं। ऐसे में कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अलग अलग अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारियों के सीजन में दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों को रोकने और बिजली चोरी करने वाले को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों को निरंतर दिशा निर्देश दिए जाए। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की और भारी बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 27 और 28 फरवरी को प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश और बर्फबारी की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्रों में 3200 मीटर से ऊपर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश देहरादून और टिहरी में भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 27 तारीख फरवरी की है और जैसे पहले बोला भी गया था, दिए थे बुलेटिन वगैरह दिए गए हैं कि 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिले। हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में रजिस्ट्री कार्यालय में आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन के तहत राज्य
निवासियों, दस्तावेज लेखक, स्टैंप विक्रेता और अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रजिस्ट्री कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने से हजारों स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। रजिस्ट्री का पैसा ई चालान से जमा होगा, जिसका उनका काम बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्टैम्प विक्रेताओं के माध्यम से ही स्टैम्प बेचे जाए। वर्तमान व्यवस्था की तरह जमीनों की रजिस्ट्री की व्यवस्था जारी रहे। जैसा चल रहा है ऐसे ही आगे चलना चाहिए। और हमारे यहाँ हमें सहयोग मिल रहा है, सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है, विरोध कर रहे हैं। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यूअल होता था। अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1-1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने, इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। ये पहले हमारे 2 दिन का था प्रस्ताव, परसों फिर निर्णय लिया गया कि हमारी बात को कोई अभी सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको अब शनिवार तक 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपर रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपर रजिस्ट्री होती है तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी? स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल होकर निकलते हैं, तो पहले हम ही लोगों से। प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में पटवारी और कानूनगों को महासंघ द्वारा कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। वीरवार का तहसील ऑफिस परिसर में पटवारी और कानून को महासंघ के तमाम पदाधिकारी ने बैठक की और निर्णय लिया कि सरकार के द्वारा स्टेट कैडर को नहीं माना जाएगा और 28 फरवरी से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 3000 से ज्यादा पटवारी और कानूनों गो कार्यरत है। अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग को नहीं माना तो आगामी दिनों में लोगों को राज्य से संबंधित काम करवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञात है कि सरकार ने 22 तारीख को जो हमारा जिला कैडर था उसको राज्य कैडर कर दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारे RNP रूल में है, ये हमारा जिला कैडर है। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूँगा, शायद मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दी होगी ये पहले। और साथ ही साथ सरकार ने क्या किया कि जब हमारा ये स्टेट कैडर करना था तो सरकार ने लॉ विभाग से एक क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि क्या इन पुराने जो लोग हैं, जो पहले पुराने RNP रूल पे लगे हैं, क्या उनका स्टेट कैडर किया जा सकता है। और कल से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगों को सुने बिना ही हमारा स्टेट कैडर कर दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं, तर्क संगत नहीं। आज हमारी सरकार हमें नहीं बुलाती है किसी वार्ता के लिए, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो ज्ञात है कि सरकार ने नैनीताल के भीमताल में, बता दें कि नैनीताल के भीमताल के नौकुचियार हेलीपैड बनकर तैयार हो गए हैं और ऐसे में हेलीपैड को देखने के लिए तमाम सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने बताया है कि नौकुचियार ताल में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपए की लागत से 900 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर उतारने की क्षमता है। DGCA के अधिकारियों की तरफ से आज हेलीपैड उतारकर हेलीपैड का ट्रायल किया गया। इसके बाद इसका संचालन शुरू किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि भीमताल में हेलीपैड के अभाव में VIP, VVIP और अन्य प्रकार के पर्यटकों को परेशानी होती थी। नैनीताल और नौकुचिया ताल एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको देख के ही हेलीपैड का निर्माण किया गया है नौकुचिया ताल में। और आज DGCA की टीम द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया, जिसमें उनके द्वारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल किया गया, जो सक्सेसफुल रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग। उसके अलावा भी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी होने के बाद इस हेलीपैड को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार किया जाएगा। हेली सेवा यहाँ से देहरादून से वापसी फिर स्टार्टिंग में 2 टाइम चलेगी, एक बार सुबह एक बार दोपहर में। देहरादून से इधर आएगा और यहाँ से वापसी देहरादून जाएगा एक एयरक्राफ्ट, और फिर 3 बजे के करीब दोपहर में दोबारा आएगा। उसके बाद जैसे कि ट्रैफिक होता है और जैसे कि बाकी शासन प्रशासन डिसाइड करता है तो और कोई और सेवा शुरू होने की तो बाद में निर्णय लिया जाएगा। एक में कितने यात्री? 7 लोग जा सकते हैं और बाकी वेट के ऊपर निर्भर करता है कि अगर यात्रियों का वेट अधिक होता है तो कम यात्री। और नैनीताल हाईकोर्ट बार सभागार पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। हाईकोर्ट बार सभागार में
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से एक देश एक चुनाव की मांग को देखते हुए भारत सरकार इसे एक ही समय पर कराने के लिए कवायद कर रही है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है, जिसने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की एक लंबी मांग है। लंबे समय से चुनाव आयोग, लॉ कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स में हमेशा कहा कि इस देश में एक समय वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए लंबी चर्चा के बाद भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी गठित की, जिसने लंबे समय तक पूरे देश में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे चर्चा करने के बाद अपने सुझाव भारत सरकार और उन्हीं सुझावों के आधार पर भारत सरकार एक बिल लेकर आई, संविधान संशोधन बिल लेकर आई पार्लियामेंट में। और रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक रबड़ फैक्ट्री में आज सुबह अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मनीष जैन निवासी दिल्ली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में रबड़ की फैक्ट्री है, जिसमें टायरों के ऊपर चढ़ने की लेयर बनाई जाती है। सुबह किसी ने देखा कि अंदर से धुआं उठ रहा है कंपनी के, तो उसके द्वारा अन्य लोगों को बताया गया और साथ ही सूचना पुलिस को दी गई। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की, गाड़ियों से पानी मंगवाया गया और आग को बुझा लिया गया। लगभग 6:45 बजे मुझको मोबाइल द्वारा एक व्यक्ति द्वारा सूचना की आग दी गई कि जो है सलेमपुर क्षेत्र में विजय फैक्ट्री में आग लगी है, जिस पर जो है मैं तुरंत गाड़ी के साथ जो है आया। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए अन्य स्टेशनों पर से भी गाड़ी मंगाई गई, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। आग जो है फिलहाल कंट्रोल में है। आग का कारण का जो है जांच के बाद ही जो है। और उत्तराखंड ऊर्जा आउटसोर्स श्रम संगठन ने ठेका कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर विद्युत वितरण विभाग रुड़की के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी और पीआरडी में समायोजन कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से समय पर वेतन नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे उनके जीवन यापन पर सीधा असर पड़ रहा है और परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो रहा है। ये ठेकेदार के माध्यम से जो लाइनमैन रखे गए हैं वो लोग आए हुए हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो वो चीज़ें मैंने चेक करवाई गई हैं। कह रहे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है मैटर। अभी डब्ल्यूओ से बात करी गई और एक्शनों से बात कर रहे हैं। तनख्वाह दिसंबर तक सबको मिल चुकी है। इनके बिल लगते हैं, बिल लगने के बाद इनको पेमेंट होता है। एक मामला आया कि काई बिजली घर पे 7-8 लोगों को पेमेंट नहीं हुआ। उसमें कुछ हुआ कि पुराना ठेकेदार की जगह दूसरा टेंडर होता है नया, तो उसमें नया ठेकेदार कोई आया है। बिजली घर से जुड़े आदमी है, हम लगभग 11 बिजली घर के आदमी हैं हरिद्वार जिले से, और ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं लाइनमैन के रूम में। ठीक है, ये सभी कर्मचारी सब कर्मचारी है, कुछ आ भी नहीं पाए इमरजेंसी के कारण। और हमारी सैलरी 8-9 हजार है, लगभग काफी 15-16 साल से काम कर रहे हैं। हमारी विभाग से मांग है कि हमें विभाग के थ्रू जोड़ा जाए। संस्था बहुत चल रही है विभाग में, पीआरडी, एसएसजी, किसी से भी जोड़ा जाए। यदि नहीं भी जोड़ सकते 1% कार्य तो हम बरोबर कर रहे हैं, जो और करते हैं उनके बराबर सैलरी दी जाए हमें अकाउंट में। और उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे ठिठुरन फिर बढ़ गई है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी में 26 फरवरी से 1 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से तेज बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की गई थी, जो सही साबित हुई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी का प्रस्तावित हर्षिल मुखबा दौरा भी खराब मौसम के चलते स्थगित हो गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल, माँ गंगा शीतकालीन प्रवास, मुखबा गांव, धराली समेत यमुनोत्री तीर्थधाम, खरसाली, हरकीदून आदि ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जलापूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तनाव में लोग जी रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरकाशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ तो खैर ये सब स्थितियाँ देर से आएंगी। उन सब पौधों को जो पानी मिलेगा उसकी वजह से फूलों की जो है फ्लावरिंग पर, वेजिटेटिव ग्रोथ पर और बाद में इसके फ्रूट सेटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है उससे सेब की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और उसका भी सेब की गुणवत्ता पर, उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कल से वैसे मौसम का करवट बदला है, जो कि मौसम विभाग ने कल से मौसम खराब बताया था। बारिश ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी, बारिश की संभावना बताई थी। तो कल शाम से 9-10 बजे के बाद ही यहाँ पे बर्फबारी का हल्का देखने को मिला है ऊंचाई इलाकों में, जैसे हरसिल और 8 गांव में। आपका मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी वो है कि यहाँ पे सेब के बागवानी है कि किसान ज़्यादा सेब पे देखते हैं। राजमा में देखे उस चक्कर से किसान काफ़ी खुश है और इस चक्कर से जैसे कि